णमोजिडाणं तब्बजिडाणं सुसागयम् अज्य सुयपयमि महापवे ताहाय पागद दिवसस्य उवलक्ष्ये आयोजितं कज्जममे कज्जकमे पहुम वत्ता आयर्य जगयराम भट्टाचार्य गुरुजी सग करिस्सन्ति। अहम डॉक्टर अरिहंत कुमारो जैनम पुणो जैन अध्ययन संठाणेन तुम्हाड़ सव्वाणम सुसागदम अहिनंदनम च करेमि। A very warm welcome to everyone present here today. And we are gathered to celebrate the specious occasion of Shruta Panchami Mahaparva and Prakrit Bhasha Divas, a day that holds deep significance for our rich scriptural and linguistic heritage. And it is our honor and privilege to have with us the distinguished scholar, Professor Jagat Ram Bhattacharya sir, who will deliver the special lecture and share his profound insight with us. So on behalf of Center for Studies in Jainism, KJ Somaiya Institute of Dharma Studies, I, Dr. Arihant Kumar Jain, extend my heartfelt greetings and welcome to each of you. So the proceedings of today's program will be conducted by our dedicated research assistant, Mrs. Peenal Ajmera. So with that, I now invite her to take over and guide us through the sessions. Peenal. Sadar Jai Jinendra, and good evening to one and all who is present here and who is today here with us to celebrate the special occasion of Shruta Panchami and Prakrit Bhasha Divas. Before we start this celebration, I will request all of you to join us in doing our campus prayer. So first we'll start with our campus prayer, then we'll move forward for this event. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधस्य स्विद्धनम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती वीणामविद्यवतु। ॐ प्रोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती। ॐ असतो मा सत्समय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सहनावतु सहनौ भुनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति
बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि हम हर कार्य की शुरुआत मंगल से करते हैं, वैसे ही आज के शुभारंभ के लिए हम आमंत्रित करते हैं मेघना जी को, जो हमारी मास्टर्स इन जैनिज्म की स्टूडेंट है, फॉर रेसिटेशन ऑफ मंगलाचरण। नमो जीणानम। ये जो मंगलाचरण है, नमोकार मंत्र, ये सबसे पहले लिपिबद्ध षट खंडागम ये ग्रंथ में हुआ है। और नमो अरिहंताणम, नमो सेताणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सौवसाहोणम, एसो पंचनमो यारो सौव पावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र। Thank you, Meghna ji. It is my honor now to invite the head of Center in Jain Studies of the KJ Somaiya Institute of Dharma Studies, Professor Dr. S.P. Jain sir, to share a few words of his wisdom on the significance of Shrut Panchami. I'll request Dr. S.P. Jain sir to take it forward. वंदित सर्व सिद्धे, समस्त सिद्धों को नमस्कार करके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस सभा में सबसे पहले ये जानकारी देना चाहूँगा कि जिस श्रुत पंचमी को हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं, वो श्रुत पंचमी ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन आती है, जो कि अंग्रेजी तारीख के अनुसार 31 मई को होनी है। लेकिन हम इसको वन वीक बिफोर ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो श्रुत पंचमी है, इसकी परंपरा कब से हुई, क्यों हुई और किस प्रकार हमें इसको मनाना चाहिए, इस बारे में कुछ बातें मुझे आपसे कहनी है। सबसे पहले ये समझिए कि आचार्यों की जो परंपरा है, कालक्रम से स्मरण के आधार पर चलती रही। सब स्मृति से सुनते रहे, स्मृति से उनको याद रहता था और वो जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज ट्रांसफर हुआ करता था। लेकिन आज से लगभग 2000 वर्ष पहले गुजरात के काठियावाड़ में गिरनार पर्वत पर चंद्र गुफा में आचार्य धरसेन हुए। आचार्य धरसेन को एक समय ऐसा लगा, क्योंकि वे निमित्त ज्ञानी थे। निमित्त ज्ञानी का मतलब है कि पूर्वाभास जिनको होता था, और उन्होंने ये जान लिया कि मेरी आयु अल्प है, और उन्होंने अपने 2 शिष्यों को, कहानी आप सब जानते होंगे, काफ़ी विस्तार है उसका, मैं विस्तार से न जाके संक्षिप्त में ही बता रहा हूँ कि उन दोनों शिष्यों को ये ज्ञान दे दिया। जो श्रुत का ज्ञान था वो श्रुत का ज्ञान दे दिया, और वो श्रुत का ज्ञान उन दोनों शिष्यों ने, जिनके नाम भूतबली और पुष्पदंत थे, उन दोनों शिष्यों ने उसको ग्रंथ के रूप में रचना की। वो ग्रंथ का नाम था षट खंडागम। आज के दिन वो ग्रंथ कंप्लीट हुआ, शुद्ध पंचमी के दिन वो ग्रंथ संपूर्ण हुआ। उन दोनों शिष्यों ने, भूतबली और पुष्पदंत ने, षट खंडागम ग्रंथ रचना की, जिसमें मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र लिखा। और षट खंडागम में 6 खंड हैं, इसलिए उसका नाम षट खंडागम है। यहाँ से लेकिन आपको ये समझने की बात है कि ये परंपरा कैसे प्रारंभ हुई। ये परंपरा इस प्रकार प्रारंभ हुई कि यूँ समझिए कि ये ज्ञान श्रुत से चला आ रहा था, लेकिन उसको लिपिबद्ध किया गया पहली बार, और आचार्य धरसेन उसके प्रथम श्रुत स्कंद बने, और प्रथम श्रुत स्कंद से लिखित परंपरा आगमों की प्रारंभ हो गई। ये ग्रंथ जो है भगवान महावीर की साक्षात वाणी बताया जाता है। इस प्रकार से श्रुत पंचमी पर्व हम मनाते हैं। लेकिन श्रुत का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान की आराधना करना। मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, जैसे ही श्रुत का अर्थ मैंने ज्ञान किया, तो इसकी जगह पर एक ज्ञान पंचमी, एक दूसरा शब्द भी हमारे पास आ जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि ज्ञान पंचमी अलग है और श्रुत पंचमी अलग है। ये दोनों अलग अलग पर्व हैं और दोनों अलग अलग तिथियों में मनाए जाते हैं। श्रुत पंचमी हिंदी कैलेंडर के ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष को पंचमी में मनाई जाती है, जबकि ज्ञान पंचमी कार्तिक मास में दीपावली के 5 दिन बाद शुक्ल पक्ष के पंचमी में मनाई जाती है।
दोनों में दो समानताएं हैं, दोनों ही शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, दोनों ही पंचमी में मनाई जाती है, लेकिन महीने बहुत अलग हैं और दोनों का प्रचलन लगभग लगभग अलग तरीके से है। इसलिए इस कंफ्यूजन में ना आए। श्रुत की आराधना का ये पर्व है। श्रुति अर्थात ज्ञान की आराधना, शास्त्रों की आराधना। आज के दिन जिस प्रकार आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, आप उसमें अपना लाभ हानि चेक करते हैं, उसी तरीके से आज के दिन आपको शास्त्र अध्ययन की एक योजना बनानी चाहिए। तो इस प्रकार का ये पर्व है। और इस पर्व के बारे में क्या कहें, प्राकृत भाषा की बात है। हमारे डॉक्टर अरिहंत जी आपको बताएंगे कि प्राकृत भाषा कितनी महत्वपूर्ण है और उसका क्या महत्व है। प्राकृत भाषा में सब ज्ञान विज्ञान, आज जो हम कह रहे हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो वो प्राकृत भाषा में ही निहित है। हमारे भारत देश का नाम सबसे पहले जो प्रमाण के आधार पर पाया गया वो प्राकृत भाषा में ही पाया गया। भरतवश इस प्रकार का शब्द मिलता है। तो इस प्रकार से ये कुछ सामान्य आपको जानकारी दी गई है कि जो हम श्रुत पंचमी क्यों मनाते हैं। और दूसरी बात, हमारे डायरेक्टर पल्लवी मैडम जी और हमारे डीन सर अभिषेक घोष जी किसी अपरिहार्य कारण के कारण आपकी इस सभा में ज्वाइन नहीं हो सके हैं। उनकी ओर से भी मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। जी। थैंक यू सर। आपने तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में प्राकृत भाषा क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्राकृत भाषा, प्राकृत पंचमी, श्रुत पंचमी एंड ज्ञान पंचमी आपने बहुत सरल तरीके से हमें समझाया। So thank you for enlightening us about Shruti Panchami. I will now request Dr. Professor Kumar Jain to throw some light on the importance of Prakrit Bhasha. ओके, थैंक यू। जैसा कि अभी सर ने श्रुत पंचमी पर्व के सिग्निफिकेंस के बारे में बताया, और ये श्रुत पंचमी पर्व फर्स्ट सेंचुरी से मनाया जा रहा है। ये इतना प्राचीन पर्व है जो कि ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। और लेकिन इसके साथ एक और चीज ऐड हुई है, प्राकृत भाषा दिवस। तो ये कभी कभी लोग उसमें हो जाते हैं कि प्राकृत भाषा दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ ये। तो इसकी भी एक अपनी एक स्टोरी है, तो जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और इसका श्रेय परम पूज्य राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज जी को जाता है, जिन्होंने इस प्राकृत भाषा दिवस के लिए उन्होंने उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और तब से ये प्राकृत भाषा दिवस मनाया जाता है। हुआ ये कि कुंद कुंद भारती नई दिल्ली में 1994 अक्टूबर में 1994 में एक राष्ट्रीय प्राकृत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, और राष्ट्र संत श्री 108 आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज जी के पावन सानिध्य में इस श्रुत पंचमी पर्व को प्राकृत भाषा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी वाराणसी के जैन दर्शन विभागाध्यक्ष और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी ने उस सम्मेलन में इस बात का सुझाव दिया कि जिस प्रकार हम हिंदी दिवस मनाते हैं, संस्कृत दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार प्राकृत भाषा और साहित्य के विकास के लिए श्रुत पंचमी महापर्व को विश्व प्राकृत दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, जिससे जन सामान्य में और ग्लोबल लेवल पर प्राकृत भाषा के प्रति जागरूकता पैदा होगी। लोग जानेंगे है क्या और इतना समृद्ध इसमें साहित्य है। तो प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी के इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को वरिष्ठ विद्वान प्रोफेसर रमेश चंद जैन जी जो बिजनौर के हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, और सर्वसम्मति से आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज के शुभ आशीर्वाद और उनके सानिध्य में इस ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को सन 1995 से 1995 से श्रुत पंचमी प्राकृत भाषा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज हुई, एक प्राकृत दिवस, क्योंकि आज जब भारत सरकार ने प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया है, तो ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए हम सरकार को भी धन्यवाद देते हैं। देर से ही सही, लेकिन
वो दर्जा दिया गया क्लासिकल, क्योंकि जितने भी हमारे आगम साहित्य हैं वो प्राकृत भाषा में है। अर्ध उसमें भी अर्धमागधी, शौर सेनी, है ना, इतनी सारी चीजें हैं। और सबसे अच्छी बात हमारे विश्वविद्यालय और हमारे इंस्टीट्यूट की ये है कि इन भाषाओं को, इस प्राकृत भाषा हो, पाली हो, संस्कृत को, हमारा जो केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ धर्मा स्टडीज है, इन पर इनमें एमए होती है, इनको पढ़ाया जाता है, इसमें सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, इनमें डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। साथ ही हम जैन दर्शन और प्राकृत में एमए भी कराते हैं। तो हम, जिससे बहुत लोग लाभान्वित होते हैं। अलग अलग स्ट्रीम के लोग भी इन विषयों को चुनकर यहाँ से हर साल कई छात्र यहाँ से पढ़कर इवन पीएचडी भी कर रहे हैं। जैसे कि हमारी जो हमारी एंकर हैं पीनल, वो भी यहाँ से रिसर्च असिस्टेंट हैं, वो पीएचडी कर रही हैं। तो इस तरह हमारा इंस्टीट्यूट भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। भारत के अन्य इंस्टीट्यूट्स भी हैं इस क्षेत्र में बहुत योगदान दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं जो भी लोग जुड़े हों वो भी हमारे इस इंस्टीट्यूट का लाभ ले सकते हैं एडमिशन्स लेके, क्योंकि जुलाई से स्टार्ट है एडमिशन्स, जुलाई से सेशन स्टार्ट है, तो एडमिशन्स चल रहे हैं। तो जिसको भी इंटरेस्ट हो वो हम सभी से संपर्क करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसी इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हमारे जो डीन सर हैं वो भी जुड़ सकते हैं, तो वो उनको भी हम सुनेंगे। हम प्रयास करेंगे कि उनका यहाँ पे वो कनेक्ट हो जाए। तब तक मैं पीनल से चाहूँगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसे कि सर ने बताया कि वेरी रिसेंटली प्राकृत हैज बीन acknowledged as a classical language, although the significance is much ancient. And sir, thank you for sharing event related information कि कहाँ कब से इसको like हम ये celebrate करते हैं। So thank you for that. It Moving almost forward, 30 years now. It yeah, it's almost 30 30 years. years. Yes, 30 years. यस, तो जैसे कि सर ने बताया हमारे यहाँ पे जो कोर्सेज हो रहे हैं, so from those we have two students who are going to speak on importance of Prakrit language. So first I'll Bhavesh ji, who is going to speak on importance of Prakrit and Prakrit. So may I request Bhavesh ji to please speak. जय जिनेन्द्र, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी हाँ। Yes, yes, you are audible. जय जिनेन्द्र। अहम भावेश बोरा अमी सोमैया विद्याविहार विद्यापीठस्य सर्टिफिकेट प्राकृतस्य छत्तो अमी। अद्य प्राकृत भाषा दिवसे पागदस्य महत्व विषये बोलुं इच्छामि। पाय्य भाषा पुरायण भारतस्य एका महत्वपूर्ण भाषा अथी। सक्कय भाषा सुधीणो जनान भाषा मणई। तहा पाय्य भाषा सामान्य जना बोलिय जानीय य। पाय्य भाषा ए उभओगम विशेष रूपेण जैन तथतः बौद्धं ग्रंथेषु लभन्ति। महंतो कवि कालिदासो अर्णा कवि गणिया साहित्य पाय्य भाषा ए प्रयोगं किया। अज्य विडणानं बावाराणं य भाषा इंग्लिश हिंदी तहा नैका भारही भाषाणं प्रयोगं विणुणं जायं। अहुणा ऐसो पढ़ो कोवी पाय्य किमथं पढ़ियो। अज्य पाय्य भाषा पढ़ियो विविहानि कारणानि सन्ति। पाय्य भाषा ए निहिया ग्रंथा अम्हाणं पुरायण इतिहास समाजरेण धम्मस्य य वित्थरेण परिययं देहि।
जैन बौद्ध धम्माणं मूल ग्रंथानि पाह्य भाषाए सन्ति ताइन ग्रंथाइन मूल भाषाए पढ़ियुं समर्था तहिं ताण अर्थ जानियुं सहायं होई आहुणीय हिंदी मराठी गुज्जर भाषाणं उपत्तिये पाह्य भाषाए योगदान अथी तंग पढ़ियोण भाषाणं विकासं जानियोण समर्था होजा पुरायण शिलालेखे भी पाह्य भाषाए प्रयोगं कियमथी जैन तीर्थयरा गणहराय पाह्य भाषाए वो एसंग दिणं जैन सामान्य जना भी तंग वो एसंग सिद्धोंगा जानियो समर्था हो जा सव्वे जैन आगमे पाह्य भाषाए पौगम कियंग अथी ई मणाई देवता भी पाह्य भाषाए व्यवहारं करन्ति आगच्छौ अज पाह्य भाषा दिवसे अमे इमाए भाषाए सुमिरऊ इमाए भाषाए वित्थरेणं जानामो धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मेरे कुछ ये मैंने हिंदी में लिखा था और रेशमा जी ने ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प किया था। मेरे ट्रांसलेशन में और बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर देना, मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने प्रयास थैंक किया यू और भावेश आपने इतना जी। तैयार किया, यही हाँ, एक बहुत बड़ी बात है। और हाँ, जी पीनल, Yes. Thank you, Bhavesh ji. It was indeed very nice to hear you. यहाँ एक चीज यहाँ से ये भी पता चलती है कि यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सबको पढ़ाया जा रहा है. This was the example when Bhavesh ji himself, as a student of Somaya, was speaking. We can definitely see how good he was in fluently speaking in Prakrit. So thank you, Bhavesh ji. Now I request Mr. Yufan to speak a few words and share his thoughts on importance of Prakrit. Thank you so much, Madam Ji. Jai Jinendra Sabiko. Namaskar. Okay, it is my great pleasure to have this opportunity. But yeah, Bhavesh is really a milestone. Yeah, I really need to learn like the few hints from Bhavesh Ji. Please guide me, Professor Ji and Bhavesh Ji. Okay, now please allow me to give my brief speech. So Prakrit, the voice of people, language of wisdom. What is Prakrit? Prakrit refers to the group of ancient Indian languages that evolved naturally from old Indo-Aryan languages, distinct from the more formalized Sanskrit. Used widely from around 500 BCE to 1000 CE, Prakrit languages were spoken by common people in daily life and found across different regions of the Indian subcontinent, rather than a single language. Prakrit encompasses multiple regional variations, such as Adamagadhi, Maharashtri, and Sarasini, which were used in religious texts, poetries, and drama, and so on and so forth. Prakrit in literature and religion. Prakrit played a vital role in early Indian literature and religious expressions. It is the language of many Jain canonical texts, especially those of Sritambha Jain tradition, and was also employed in early Buddhist works as well. Literary masterpieces, like, for example, like Gaha Satasai, were composed in Prakrit, highlighting themes of love and nature and so on. In Sanskrit drama, Prakrit was often the language of women and non-elite characters, giving voice to broader social spectrums of ancient India. Philosophical and cultural significance. Prakrit was a key medium through which ethical and philosophical ideas were made accessible
to the masses. Jain teachings on ahimsa, nonviolence, and Ekantavada, non-absolutism, and spiritual discipline were articulated in Prakrit to reach beyond scholarly elites. Its use reflects a democratic impulse in Indian intellectual history. The commitment to ensuring that wisdom was not confined to the select few, but shared with all. Why celebrate Prakrit Day? Celebrating Prakrit Day is an opportunity to reconnect with the inclusive and pluralistic spirit of the ancient Indian culture. In an era of rapid modernization and linguistic loss, remembering and revitalizing Prakrit affirms the value of linguistic diversity and cultural continuity. Prakrit reminds us that language is not just a tool for communication, but a vessel of heritage, ethics, and shared humanity. That is my brief reflections. And thank you so much for Professor Reshima's guidance. And as I've mentioned, I believe now I am the Somaya student, right? And I believe I'll be the Somaya student at least next 1 decade or two. Thank you so much for the listening. And please guide me. Thank you, Irfan. We would also like to know about you. You are doing research in Jainist studies. So say something, a few things about that. Yes, but my study on Jainism is more anthropological or ethnographical than historical or philosophical. So my focus is on the Jain diasporas in Southeast Asia, so namely in Thailand, Malaysia, and Singapore. Okay, great. So that is the topic of my doctorate dissertation. Our students are joining. One Bhavish from Ahmedabad and he's from Belgium. So across the world, we have students. So thank you, Irfan, to represent Somaya. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Yes, Pina. Now moving to the next most interesting and awaited part of celebration today. So we have our guest speaker who is knowledgeable in Prakrit, and I'll request Professor Reshma Madam to formally invite Professor Jagatram Bhattacharya for this speaker session. Okay. Thank you, Penal. So I would like to say that Guruna Vina Ada Hoinanam, Guru Vina Adona Janai Magam. So without Guru, there is no knowledge. And we could say this because none but the Guru knows the path of wisdom. So I feel truly fortunate to have the opportunity to introduce the Guru, my teacher, who has played an important role in helping me understand Prakrit and explain it to others. Many of you may have joined this session specially to listen to Professor Jagatram Bhattacharya, who is well known in the field of Prakrit and Jain studies. His name is familiar and respected by many people interested in this field. So still it is my honor today to formally introduce him, even though he hardly needs an introduction. Sir is a former professor, Department of Prakrit and Sanskrit, Jain Vishwa Bharati Institute, Ladnu. Sir is also guest lecturer, University of Calcutta. Sir has 37 years of experience in teaching and research. His specialization in Sanskrit, Prakrit, and in Jain studies. He has done his PhD in linguistics from University of Calcutta on origin and development of Magadhi Prakrit. His 24 researchers completed PhD under his guidance.
He has published more than 65 research articles, which are published in journals of national and international review. His 8 books are published. He teaches Prakrit grammar and philology from many academic institutes and organizations across India. He is a guest editor of the Tulsi Prashnya, UGC care listed quarterly research journal. He invited as a guest, chief guest at many seminars, conferences organized by various universities in the UK, Finland, Italy, Japan, Australia, Malaysia, Thailand, Cambodia, Taiwan, etc. He is teaching Prakrit in the Summer School of Prakrit Language and Literature, organized by the BL Institute of Indology, Delhi, every year since 1993. And I'm very well remembering that when this summer school is going on, students are eagerly waiting for sir sessions. Sir also taught Prakrit Summer Courses program held at JVB Center, London, in collaboration with Institute of Jainology, London. He is a former registrar of the Jain Vishwa Bharati University. He is associate member of the Academy Board of the Jain Studies, School of Oriental and African Studies, SOAS, University of London. So the list of his achievements is long, but without taking more of your time, I now request Professor Bhattacharya to kindly begin his talk. Sir will be shedding light on the topic classical Prakrit studies, significance and research possibilities. So I welcome Professor Bhattacharya sir for his guest lecture. धम्मो मंगलमुक्तिठं अहिंसा संयमो तव देवावीतं नमंसन्ति यस्य धम्मे शयमनो. As I learned that this program may be organized in the language of Hindi, but I find that some of our participants, they might not be very comfortable in Hindi. Even then, I will try my best to deliver my speech in hybrid mode, sometimes in English, sometimes in Hindi. So I'm very much grateful to the head of the Department of Dharma Studies, Professor S.P. Jain, and I am very much thankful to Dr. Arihant and Dr. Reshma organizing such beautiful program on the event of Prakrit Days, Prakrit Divas. और मेरे लिए जो विषय रखा गया है क्लासिकल प्राकृत स्टडीज सिग्निफिकेंस एंड रिसर्च पॉसिबिलिटीज, उसको हम देखें जो शास्त्रीय प्राकृत अध्ययन, इसके महत्व और शोध संभावनाएं। तो यह जो विषय है, ये विषय ऐसा ही हमारे लिए स्पष्ट हो रहा है जो केवल प्राकृत के बारे में ही हमें बात नहीं करना है। प्राकृत के जो प्रति जो इसकी प्रशंसामूलक बातें हैं, यही केवल नहीं है, ये कुछ तो प्योरली एकेडमिक बात होंगे और कुछ बात होंगे जो इस दिन में, इस समय में उस प्राकृत के कितना महत्व होगा, प्राकृत के जो अध्ययन करेंगे, अध्येता है, उनको कितना लाभ मिलेगा, उनको कितना लाभ मिलेगा, इससे भी बड़ी बात है वो स्वयं इस समाज को कितना लाभ पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हम प्राकृत के विषय में बात कर रहे हैं, ये प्राकृत विषय जो मैं मानता हूँ यहाँ जितने हमें प्रतिभागी है प्राकृत के विषय के बारे में उनको पता ही है, लेकिन हो सकते हैं हमारे यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं पहली बार इस विषय में वो भाग ले रहे हैं,
मूलतः उन लोगों के लिए मेरा ये कहना है, और हमारे एक मित्र भी कह चुके हैं, प्राकृत के जो मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेज, इट इज originated and it is known as one of the middle Indo Aryan languages. And along with that, the Pali institutional Prakrit, this literary Prakrit, and Apabhramsha, these are called the Prakrita in a broader sense. And of course, that it is known linguistically that Middle Indo-Aryan. Anyway, ये प्राकृत जब हम बात करते हैं, बहुत ये विडंबना भी होती है जो इसके बारे में हमारे जो जानकारी है ये बहुत कम है इस दृष्टि से, जैसे मान लीजिए प्राकृत शब्द सुनते ही सभी के मन में हो जो यह एक भाषा है, ऐसा भी हमारे अनुभव में नहीं होता है। तो हमें प्राकृत के बारे में जानकारी समाज में और विशेष रूप से जो एकेडमिक जो दायरा है उसमें हमें इसका प्रचार प्रसार इसका होना चाहिए। और मैं अपने हृदय से भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी इस प्रकार के जो प्राकृत भाषा के लिए कई विद्वान काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, और इनके लिए प्राकृत के जो प्रसार है, प्राकृत की जो जानकारी है, इसके लिए काम किया है, उसको मान्यता दी है भारत सरकार ने। और प्राकृत एक ऐसी भाषा है जिस भाषा को एक क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा के रूप से स्वीकृति मिली है। हम कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। ये बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हुआ है, तो हम इसके लिए बहुत उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। ये प्राकृतिक प्राचीन भाषा है, पहले इस बात को जानना। प्राचीन भाषा है तो जब कहेंगे कितने प्राचीन है, तो इसको मिडिल इंडो आर्यन बोला जाता है। और लिंग्विस्ट्स they have just classified that old Indo-Aryan language, the middle Indo-Aryan language, and the new Indo-Aryan language. So प्राकृत is in middle Indo-Aryan. जब प्राकृत को हम बोलेंगे मध्य भारतीय आर्य भाषा, तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक भावना उसमें छा जाएगी। जब ओल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेज जो वेद है, जो ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, और जो क्लासिकल संस्कृत है, ये अगर ओल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेज हो गया, तो क्या मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेज इन लैंग्वेज के बाद है? क्योंकि मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेज के बाद जो न्यू इंडो आर्यन लैंग्वेज है, जैसा मान लीजिए हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, बंगला है, भोजपुरी, मैथिली, ओडिया, असमीज, पंजाबी, हरियाणवी, ऐसे ऐसे कई लैंग्वेज उत्तर भारत के हैं जिसको हम न्यू इंडो आर्यन लैंग्वेज कहते हैं। और हिस्टोरिकली वो जो है वो मध्य भारतीय आर्य भाषा और प्राकृत के बाद ही है। जब प्राकृत के बाद या मिडिल इंडो आर्यन के बाद न्यू इंडो आर्यन लैंग्वेज हुआ है, तो हमारे दिमाग में सहज रूप से आ जाता है जो क्या ओल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेज जो वैदिक से लेते हुए ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और क्लासिकल संस्कृत है, और उसके बाद जब मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेज है, तो क्या वो संस्कृत के बाद है, क्या वेद के बाद है? ये सर्वथा एक प्रश्न आ जाता है। यहाँ ही जो है हमारे जो लिंग्विस्ट जो है, यह स्पष्ट रूप से इस बात को हमारे सामने रख नहीं पाए, क्योंकि जब तक हम इस बात को समझाएंगे नहीं, तब तक ऐसा ही लगेगा जो ओल्ड इंडो आर्यन के बाद मिडिल इंडो आर्यन हुआ है। बात वास्तविक ऐसे नहीं है। भाषा का जो एक फ्लो होता है, प्रभाव होता है, वो निरंतरता है। और मान लीजिए हम अगर मध्य भारतीय आर्य भाषा द origin of the Middle Indo-Aryan language, it is started from 600 or 500 BCE till 1000 CE. Can we estimate that the language
has been started from 600 or 500 BCE? क्या ये हम सोच सकते हैं? क्या क्यों इसको बोला जाता है जो 6th सेंचुरी BC और 5th सेंचुरी BC और 5th सेंचुरी BC ये प्राकृत का युग का समय शुरू हुआ है? क्यों बोलते हैं ना? इस समय में दो महान पुरुष जो है, एक भगवान महावीर की बात है, एक भगवान बुद्ध की बात है। तो उन्होंने इस भाषा में अपना जो प्रवचन, अपने जो विजन, अपने जो मिशन, अपनी जो फिलॉसफी, ये हमारे सामने रखे। अब प्रश्न आता है, क्या भगवान महावीर या भगवान बुद्ध ने प्राकृत, पाली आदि भाषाओं का उन्होंने सर्जन किया है? क्या उन्होंने बनाया प्राकृत भाषा? अगर हम मान ले उन्होंने बनाया प्राकृत भाषा और उनकी बनाए हुए भाषा से ही चल रहे हैं, तब तो हम बोलेंगे जो 6ठी ईसा पूर्व 6th century BCE or 5th century BC like that is the origin of Prakrit or Pali. Okay? But it isn't. They have not created the language. If they are not created the language, so how can we say or how can we estimate the period? How can we draw the line of that Prakrit or Middle Indo-Aryan on historical basis from 6th century? Now that is the vital question. ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए जो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय से ये भाषा शुरू हुई है, ऐसे नहीं है। अर्थात वो भाषा चलती थी और उस भाषा को ही भगवान महावीर, भगवान बुद्ध ने उस भाषा को ही अपना माध्यम बनाया है। That should be very clear. Okay, so the origin of Prakrit is not from 6th or 5th century BCE. It is far more historical. It is ancient. Now, ये कितना पुराना है? ये वेद के साथ इसके संबंध किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। वेद के साथ में संबंध करके जब हम देखते हैं, जो वैदिक भाषा में ऐसे कई लक्षण है जो प्राकृत के लक्षण के साथ बराबर एक जैसा ही होता है। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। जैसा मान लीजिए वैदिक भाषा में जो अकारांत शब्द होता है, शब्द रूप, उसका तृतीया बहुवचन में जो भिस प्रत्यय लगता है, वो भिस प्रत्यय का ही प्रयोग प्राकृत में ही, हिंग और ही ऐसे मिलता है। जो क्लासिकल संस्कृत में वह आई, मान लीजिए देवही, जनही, नरही ऐसा प्रयोग होगा, लेकिन वेद में क्या होता है? जने भी, देवे भी, वही शब्द जो प्राकृत में होता है देवे ही, देवे हिंग, देवे ऐसा। फिर भी मान लीजिए कुछ एक शब्द है जो हम प्राकृतिज्म इन संस्कृत ये भी मान सकते हैं, ठीक है ना? प्राकृतिज्म इन वेद ऐसा भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है विकृत। मैं आज आपके कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस ढंग से समझाने के लिए थोड़ा इस स्थिति में नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं आपके साथ इसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ। भविष्य में इस विषय में फिर कभी चर्चा होंगे तो हम और विस्तृत रूप से एक एक विषय को लेते हुए चर्चा कर सकते। फिलहाल मैं थोड़ा सा आउटलाइन जो है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मान लीजिए एक शब्द है विकृत। विकृत, ये ऋ के स्थान पर अ होना, ये ना केवल प्राकृत का लक्षण है, ये वेद में भी है, ऋग्वेद में भी ऐसा मिलता है। और ऋग्वेद में जो शाखाएं हैं और उसके बाद के पीरियड में आरण्यक आदि जो है, इवन उपनिषद में भी इसका प्रयोग मिलता है। विकृत, विकट, it is Prakritism in Sanskrit, because Vikata is also a Sanskrit word as well as Vikrita is also a Sanskrit word. In Veda, the Vikata, the word in place of Vikrita, or sometimes Vikata independently is used in the meaning of Vikrita. Okay, so that is the Prakritism in Sanskrit. There are some words, not only Veda, even in classical language. So Prakrit is also there. So there is very, very close connection between the two languages, Sanskrit or Vedic.
and that Prakrit language. Okay? So मैं जो है इसके बहुत जो प्राचीनता जो इसको सिद्ध करने का ये मेरा आज मकसद नहीं है, लेकिन इतनी बात तो है जो वेद से पहले भी प्राकृत भाषा का ये लक्षण, ये प्राकृत भाषा का प्रचलन। तब क्यों कहा जाता है जो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्राकृत का ये मिडिल इंडो आर्यन, दैट इज द पीरियड ऑफ मिडिल इंडो आर्यन, ऐसा क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है किसी भाषा की जो मान्यता मिलती है वो मान्यता उस भाषा के साहित्य के साथ जुड़ता है। अब साहित्य का मतलब यह नहीं है जो केवल आपके कॉपी और पेन लेके कुछ लिखा जाए वो साहित्य बन जाए। वो समय है जिस समय से इस भाषा की मान्यता मिली है, जो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने इस भाषा की मान्यता दिलाई है। जब उन्होंने देखा जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा समुदाय जो है ऑलरेडी एक विशिष्ट भाषा में, एक निष्ठ भाषा में अपने विषय को प्रतिपादन किए हैं, लेकिन समाज के एक बड़ा तबका जो है वो इसी प्रकार शिक्षा से वंचित रहा है। तो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने देखा इन लोगों के पास पहुंचना है तो इन्हीं के भाषा में बात करें तो इनके लिए वो सहजगम्य हो जाएगा, बोधगम्य हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने वही भाषा का प्रयोग किया जो तत्कालीन सामाजिक जो बहुत बड़ा एक तबका जो है उनके लिए बहुत उपयोगी बना, वो उन्हीं की भाषा। इस प्रसंग में मैं एक आऊंगा जो हेमचंद्र का जो प्राकृत व्याकरण है। इस प्राकृत व्याकरण में पहला सूत्र है अथ प्राकृतम। इस अथ प्राकृतम में उन्होंने लिखा है प्रकृति संस्कृतम तत्र भवं तत आगतम व प्राकृतम। इस बात को लेते हुए पंडित समाज में इस बात ज्यादा प्रचलित हो गया है। जो देखो स्वयं हेमचंद्राचार्य ने भी यही बताया है, जो प्रकृति है संस्कृत अर्थात मूल है संस्कृत, तत्र भवं जो उसमें रहता है, तत आगतम वा या उससे जो निकलता है वो प्राकृत है। अब बात यह है यहाँ तक अगर हम बात को स्वीकार कर ले तो हाँ दिखाई तो पड़ रहा है संस्कृत है, प्राकृत के ओरिजिन है। तो इसीलिए ओल्ड इंडो आर्यन इज द सोर्स ऑफ मिडिल इंडो आर्यन, ये हमारे दिमाग में आ जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, संस्कृतानांतरम प्राकृतम अधिक्रियते, संस्कृत के बाद प्राकृत को स्वीकार किया गया है। प्राकृत हैज बीन टेकन आफ्टर संस्कृत। संस्कृतानांतरम प्राकृतम अधिक्रियते, संस्कृतानांतरम च प्राकृतस्यानुशासनम सिद्ध साध्यमान भेद संस्कृत योनिरेव तस्य लक्ष्य न देशस्य इति ज्ञापनार्थ। It is very clear, Hemachandra made it clear, very clear, that he has not considered that Sanskrit is the origin of Prakrit, because he has written that grammar, Sanskrit grammar, and it has 7 chapters. The Sanskrit grammar has 7 chapters, and the 8th chapter it is dedicated to Prakrit. So the 7 chapters, Sanskrit chapters, are the origin of the 8th chapter, that is the Prakrit, because he says that Prakriti Pratyaya Linga Karaka Samas Sangyadaya Sanskrita Vad Veditavya. Now he has not defined, he has not clarified what is Prakriti, that is origin, Pratyaya, that is the suffixes, Linga, that is the gender, Karaka, case, etc., etc. He has not discussed in Prakrit grammar. He has all discussed Prakriti, Pratyaya, Linga, Karaka, Vachana, Samas, Sangya, etc. He has already discussed in Sanskrit grammar, and he did not find any justification that again he should repeat it. He should repeat it in Prakrit grammar. So he did not do so. So all you have to understand from the Sanskrit grammar. So that is why he says that Prakriti Sanskritam tatra bhavam tata agatam prakritam. And another point he has made in that particular sutra, lokat iti cha vartate. There is a sutra, it is the sutra named as lokat.
Lokat means from loka. Loka is from the mass, from the common people. And that sutra is written in the first chapter of Sanskrit grammar and third sutra, that Lokat. And in Lokat, in that sutra, he has mentioned that some vowels and consonants are not considered as the language of the common people. And he has mentioned re, 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 I, O, wa, ya, sha, sha, visarjanya, that is visarga, pluto, varja, samamnayo, lokad avaganta. Now he has mentioned that in loka, in common man's language, that is the that you cannot you will not find any re, I, O, wa, ya, etc. You will not find. So it is very clear that loka bhasha, that's the language of the common people, is there from the very beginning. In this sutra, it is very clear that Prakrit is not a derived from Sanskrit. Sanskrit is not the origin of Prakrit. This is very clear. And so, if we just take only one line or like that, so it will be very confusing, and it is not agreeable, acceptable that Sanskrit is the origin. Okay. Now it is the origin of Prakrit. My topic is that how to classical Prakrit studies. So basic idea of Prakrit is very necessary. That is why I have discussed something. कुछ हम हिंदी में भी अब बोलेंगे. अब जो देखिए महत्व और शोध संभावनाएं इस बात के लिए करेंगे, उससे पहले कुछ बात हमें करना है, क्योंकि आप जब उसके महत्व को अच्छे ढंग से समझेंगे तो उसके बाद जो उसके शोध संभावनाएं, research possibilities means that you are mature enough. So before you are being matured, so before that there are so many points and so many stages, so you have to be mature before that. So that we should know what is the importance of Prakrit. हम प्राकृत क्यों पढ़े, हमें प्राकृत पढ़ना क्यों चाहिए, हमें प्राकृत जानना क्यों चाहिए, नहीं पढ़े तो क्या हमारे हानि है. देखिए हमारे जीवन जो है ऐसे चलता है, ऐसे मतलब कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम उसमें रहते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है. अगर आपके मन में ऐसा हो, जो हम जिस लैंड के हैं, जिस स्थान के हैं, उसी स्थान का भी उसका एक संस्कृति है, उसके एक परंपरा है, उसके एक इतिहास है, उसके एक विरासत है, तो हम बहुत सी चीज जो है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. आज मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है, हिंदी में बात कर रहा हूँ, और ये हिंदी आपकी परिचित एक भाषा है, ठीक है. अब ये हिंदी मान लीजिए आज से 1000 साल पहले, 1000 साल पहले, क्या हिंदी ऐसा ही था जैसा हम अब बात कर रहे हैं? अब 1000 साल पहले जाने की जरूरत नहीं है. आप हिंदी के लिटरेचर को देखिए, आज से 50 साल 100 साल पहले की हिंदी लिटरेचर देखिए. क्या हिंदी लिटरेचर में वही शब्द, वही भाव, वही आपके जो एक्सप्रेशन है, क्या ऐसा ही भाषा थी? आप देखेंगे इसमें बहुत बहुत अंतर आ गया है, भाषा में अंतर आ गया है. और वो आपको अनकॉन्शियसली, ये नहीं है जो आपने जबरदस्ती भाषा को एक चेंज कर दिया है, ये तो मनुष्य स्वभाव है. जो हमारा भाषा का इसी प्रकार चेंज कैसे होता है? मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं, तो इसमें मेरा ये उद्देश्य होता है, जो मैं जो बोल रहा हूँ आपके समझ में आ जाए, ये काफी है. जब ये बात आपके दिमाग में होंगे, हम सबके दिमाग में होते हैं, जब यह बात होंगे तो ये निश्चित है आप भाषा की जो व्याकरण की दृष्टि से हो और भाषा की जो उत्कर्षता है, वो आपके दिमाग इतना काम नहीं करेगा और करने का वो औचित्य समझेगा नहीं, क्योंकि उनके पास ये आ गया है, जो हम बोल रहे हैं वो हमारे सामने वाला समझते हैं. तो यही भाषा का, अब मैं यही बात मैं दूसरे जगह में कहता हूँ, इतना ही नहीं है. मान लीजिए आप मंच पर उपस्थित हैं, उसी समय में आप हिंदी में ही बात कर रहे हैं, मंच पर उपस्थित होकर मंच से आप कुछ डायस पर रहकर आप कुछ हिंदी में बात कर रहे हैं, और उसके 5 मिनट बाद मान लीजिए आपके मित्र के साथ बात कर रहे हैं,
क्या वही लहजा, वही भाषा, वही रूप से आप बात करेंगे जो आप स्टेज पर खड़े होकर बात कर रहे थे? नहीं होता है, उतना भी नहीं है। अब मैं कहूँगा स्टेज पर खड़ा होके आपने जो बात की है वो बात को मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा आपके 5 मिनट में जो बोला है उसको थोड़ा लिख के हमें दे दीजिए। आप स्वयं देखेंगे जो बोले हुए जो बात है वो काफी इजी था। जब आप लिख के उस बात को देंगे वो आपने कॉन्शियस हो गया और कॉन्शियस होके इस बात को आप करेंगे। ये जस्ट मैं हिंदी के लिए कर रहा हूँ। यही प्राकृत भाषा, यही प्राकृत भाषा है। इसीलिए प्राकृत भाषा में बहुत प्रकार के प्राकृत स्थान के हिसाब से है, समय के हिसाब से, और वही प्राकृत का विकास होते 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 आज हमारे हिंदी हुई है। आज जो न्यू इंडो आर्यन लैंग्वेजेस जो इन नॉर्दर्न इंडिया एंड दोज लैंग्वेजेस आर डेवलप्ड फ्रॉम प्राकृत। सो उसी प्राकृत भाषा कैसे कैसे डेवलप हुई है ये हमें जानना है। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखिए, ऐसी बात नहीं होता है जो संस्कृत को आप थोड़ा सा ढीला सा बोल दे वो प्राकृत हो जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। संस्कृत का आप गलत बोल दे तो प्राकृत हो जाए, वो भी नहीं है। प्राकृत के अपने एक विशिष्ट एक पहचान है, और उसी भाषा में ईशा पूर्व, और हमारे एसपी जैन साहब ने भी अभी कहा है, सबसे प्राचीन जो है डॉक्यूमेंटेड जो लैंग्वेज है, जिसमें हम रिटन डॉक्यूमेंट हम कहते हैं, वो लिखा हुआ वो है प्राकृत लैंग्वेज। वो अशोक के अभिलेख की जो भाषा है, ईसा पूर्व 3rd century and where in the 3rd century BC, that is the documented language, that the first language which is written in Prakrit. It is not Sanskrit. Sanskrit then was a colloquial the verbal language, the oral tradition it was going on. But when it was written, that is the first document we have actually, that is the Ashokan inscriptions, and that is in 3rd century BCE. सो ये पहले का जो है हमारे बात सबसे पहले जो प्राचीन जो हमारे साहित्य मिला है वो प्राकृत में मिले। उसके बाद मान लीजिए इधर श्वेतांबर परंपरा में जैसे आगम की परंपरा को श्रुत परंपरा चलती रही, उधर दिगंबर परंपरा में भी वो जो शौरसेनी भाषा में, और इधर जो है अर्धमागधी भाषा में चलते। हम जैनों के जो जैन जो संप्रदाय है, ये जैनों के प्रति हमारा जो नॉट एज ए जैन, हम एक एकेडमिक फील्ड में रहने के नाते हम जैनों को बहुत बहुत हम उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापन करते हैं। इसीलिए अगर ये जैन संप्रदाय प्राकृत भाषा का संरक्षण नहीं देते तो प्राकृत कब अवलुप्त हो जाता, अशोक के अभिलेख के साथ ही वो चला जाता। लेकिन हमारे जो तीर्थंकर भगवान गणधर आचार्य परंपरा में जो आज भी चल रहा है तो प्राकृत का संरक्षण किया। लेकिन ये भारतीय संस्कृति में, भारतीय साहित्य परंपरा में एक बड़ा एक महनीय एक उपक्रम है। केवल जैन संप्रदाय ही नहीं है, नन जैन संप्रदाय में भी संस्कृत जो विद्वानों में भी, ये संस्कृत आचार्यों ने भी इन्होंने प्राकृत के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। संस्कृत नाटकों में देखिए जो केवल देव ऋषि राजा आदि जो तथाकथित जो उत्तम पात्र है, इनको छोड़ के जो सामान्य व्यक्ति एवं रानी विदूषक महिला पात्र एवं जो समाज के जो अंतजा श्रेणी के जो व्यक्ति है वो प्राकृत में बात करते हैं। अर्थात वहाँ जो है एक नेचुरल प्रोसेस को रखा गया है। अच्छा, इस बात को समझते हुए आप ध्यान में रखिए, जो संस्कृत और प्राकृत कोई ऐसी भाषा नहीं है जो दो विदेशी भाषा हो गई, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि संस्कृत नाटकों में देखिए जो राजा अपने डायलॉग क्या बोल रहे हैं, राजा अपने डायलॉग बोल रहे हैं संस्कृत, और रानी जो है वो उत्तर किस में दे रहे हैं, वो शौरसेनी प्राकृत में दे रहे हैं। राजा उस प्राकृत को समझते हुए फिर संस्कृत में बात कर रहे हैं, रानी उस बात को संस्कृत को समझते हुए फिर प्राकृत में बात करे। क्या दो भाषा अगर अलग अलग भाषा होते तो क्या एक दूसरे को समझ पाते, या जो नाट्य शास्त्र भरत के नाट्य शास्त्र वहां से लेते हुए इतने जो काव्य शास्त्र के जो विधाएं लिखा हुआ है, क्या वो लोग संस्कृत प्राकृत को इतने नजदीक रखते? संस्कृत में जो अलंकार शास्त्र है, the rhetorics in Sanskrit, almost 90% or even less than maybe, that examples are given from Prakrit verses in Alankars, in rhetorical literatures or rhetorics, Sanskrit rhetorics.
The definition is for Alankara, and the examples have been taken, mostly examples have been taken from the Prakrit verses. So that is very, very important, and हमें बहुत अच्छा लगता है जो संस्कृत के साथ साथ प्राकृत के इतने संबंध रखते हैं। और समस्या ये हो गई है, जो संस्कृत को हमने सोचा है ब्राह्मणों का लैंग्वेज, और प्राकृत को हमने सोचा है कि केवल जैनों की लैंग्वेज, या तथाकथित जो है कॉमन मैन्स लैंग्वेज, ये हमने सोच लिया। ऐसे नहीं है। क्या आप सोचते हैं जो संस्कृत के जो पंडित है वैदिक जो ऋषियों की बात कर, वो अपने वैदिक ऋचाओं में वो जो वेद मंत्र जो बात कर रहे हैं, क्या वो अपने घर में जाके उनकी जो घर में शायद गांव में या जंगल में काम करने वाले जो व्यक्ति है, क्या उनके साथ कोई बातचीत नहीं होती? क्या वो वैदिक ऋचाओं से उनसे बात करते थे? Of course not. He must have used the colloquial language, the local language. So both the languages are very, very contemporary, and parallelly they are developed to this language. तो ये तो संस्कृत के साथ प्राकृत के जो संबंध की बात की, और ये जो डेवलपमेंट हुआ है, जो हिंदी की बात हमने कहा है, जब तक प्राकृत नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे पता चलेगा जो इसका डेवलपमेंट ऐसा हुआ है। आप हिंदी में देखिए, आप बात करते हैं ना, आदमी बहरा है, वो सुन नहीं सकता तो बहरा बोलता है ना। प्राकृत ग्रामर में सूत्र है, व्याकरण ने सूत्र दिया है, ख घ थ ध ह भ, इसका ह हो जाता है, ख घ थ ध फ भम ह, ये बड़रुचि का सूत्र है, और ख घ थ ध भम ये हेमचंद्र का सूत्र है। तो ध है ना, ध का ह हो रहा है, तो बधिर शब्द है, बधिर ये संस्कृत शब्द है, तो बधिर प्राकृत में बहिर हो रहा है, और बहिर का गहरा बोल रहा है ना। अब बोलते हैं गहरा पानी है, गहरा, ये गहरा शब्द आया कैसे? गभीर शब्द था ना संस्कृत में, हम बोलते हैं ना, वो गभीर शब्द जब तक गहीर प्राकृत में ना स्वीकार कर रहे हैं, तो हिंदी में आप गहरा शब्द उल्लेख नहीं कर सकते। मुख शब्द के लिए मुंह, ऐसे ऐसे आप जो बोलते हैं ना, केवल क्रियापद को छोड़ दे, क्रियापद की शब्द की संरचना को छोड़ दे, आप या तो संस्कृत बोलते हैं या प्राकृत ही बोलते हैं, चाहे जितने रीजनल लैंग्वेज। मैं थोड़ा सा समझाने की दृष्टि से मैं इस बात को कह रहा हूँ। इसका मतलब यही नहीं कि प्राकृत ही बोलते हैं, क्योंकि हर एक चीजों का डेवलपमेंट तो आपके अनजाने में भी हो जाता है, ऐसा ही हुआ है। तो हम प्राकृत पढ़ेंगे एक तो हमारे संस्कृति को जानने के लिए, और जो ब्राह्मण और श्रवण परंपरा है, जब तक इसको कंप्लीटली आप नहीं पढ़ेंगे, केवल ब्राह्मण परंपरा पढ़ेंगे तो भारत को आप जान नहीं सकते, भारतीय संस्कृति को आप जान नहीं सकते। श्रवण परंपरा को केवल पढ़ेंगे तो भी अधूरा ही रह जाएगा। तो इसीलिए ब्राह्मण परंपरा और श्रवण परंपरा विशेष रूप से ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। श्रवण परंपरा में मुख्य रूप से ये प्राकृत की बात ही कहे गए। तो आप कहेंगे जो श्रवण परंपरा में बुद्धिज्म आती है, मैं पाली के लिए 2-4 बातें कहूंगा, ज्यादा बात नहीं करते। तो पाली एक्चुअली जो हमें मिलता है ना, ये पाली वो पाली नहीं है जो भगवान बुद्ध ने जिस भाषा में प्रीच किया था। ये पाली के जो विद्वान है इस बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो पाली, अगर उसमें आपकी पाली में ही ये उल्लेख है, सा मागधी मूल भाषा, अर्थात मूल भाषा क्या है? मागधी भाषा। तो मागधी पूर्व भारत की भाषा है जो प्राकृत की है। और पाली के लिए कहा गया है पाली इति बुद्ध वचनम, बुद्ध के जो वचन है वो पाली है, ना कि बुद्ध की भाषा पाली। तो स्पष्ट है। और बाद में जो पाली पाली साहित्य हमारे पास मिला है, वो एक आर्टिफिशियली एक रिकॉन्स्ट्रक्टेड एक लैंग्वेज है। वो रिकॉन्स्ट्रक्टेड लैंग्वेज होने के लिए पाली में जो लॉ है वही सेरिब्रल लॉ में कभी कभी परिवर्तन लिखा ही पड़ता है, पाड़ी ना कि पाली। तो पाड़ी जो ये है ईस्टर्न लैंग्वेज नहीं है, ये मगध एरिया की भाषा नहीं है, मेरे साउथ इंडिया के प्रभाव उसमें है। और इसके इतिहास में मैं नहीं जा रहा हूँ, केवल उसको जो आर्टिफिशियली रिकॉन्स्ट्रक्ट हुआ है, मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर संस्कृत भाषा जो है वही भाषा के साथ हम प्राकृत को जितना उसमें डिस्टेंस है डेवलपमेंट, प्राकृत भाषा के फोनोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली जो डिस्टेंस है, एक्चुअली इन बिटवीन संस्कृत एंड प्राकृत यू कैन पुट, because there are so many influence of Sanskrit in Pali. And if you know Prakrit very well, you can understand Pali easily. But if you know only Pali, then you have to go further to understand Prakrit. So it is very, very interesting point to know, to understand the modern Indian languages, you must know the Middle Indo-Aryan Prakrit language.
So it will help you to understand the modern Indian languages. अब हम इससे बात करेंगे। मुझे लगता है जो ज़्यादा टाइम अगर नहीं है तो मैं सीधे पॉइंट में आ जाऊंगा और थोड़ा बहुत इसमें बात करेंगे। जो ये जो काम करते हैं, जो प्राकृत में जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी वो किस प्रकार के विद्यार्थी होने चाहिए। जैसा अभी हमारे एक अवेश जी, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो प्राकृत पढ़ रहे हैं, मैं उनको ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए। देखिए, हम प्राकृत में एमए करेंगे, यंगस्टर जो प्राकृत में एमए करेंगे, तत्काल उनके लिए प्राकृत में कोई जॉब मिल जाए, मैं इतना एश्योरेंस नहीं देता हूँ। इतना जॉब ओपनिंग नहीं है और उनके लिए इतना मिल ही जाए ऐसे, और ऐसा होगा भी, फिर भी बहुत कंपटीशन है। मैं उन जैन फैमिली के और नॉन जैन फैमिली के मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, कभी कभी जैनों में ये आक्षेप भी लगाया जाता है, जैन फैमिली में प्राकृत कितने लोग पढ़े हैं। कोई जरूरी नहीं है। क्या हिंदू फैमिली में सब वेद पढ़ रहे हैं? हिंदू फैमिली में और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ, जैन जो संप्रदाय जो है संख्या की दृष्टि से बहुत कम, उनको ये प्राकृत का रक्षण करना चाहिए। मेरा एक सुझाव है, जो लोग मान लीजिए किसी भी फील्ड में हो, चाहे मैनेजमेंट में हो, चाहे साइंस के फील्ड में हो, चाहे कंप्यूटर में हो, चाहे किसी भी करे, वो उसी में पढ़ाई करे। जैन फैमिली के मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो है उनके उनके अंदर में अगर प्राकृत सीखने का ललक है, जिस समय में वो अपना दूसरा काम कर रहे हैं, कुछ समय आधे घंटा, ज्यादा आधे घंटा वो टाइम दे प्राकृत को सीखने के लिए। बहुत ज्यादा पंडित बनने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना, केवल एक संस्कार को बनाए। और मेरा ये निवेदन है, वो जब बीच में जब उनको इंटरेस्ट ज्यादा आएगा तो वो अपने हिसाब से समय ज्यादा देना शुरू कर देंगे। और उसके बाद जब रिटायर्ड लाइफ आएगा, वो रिटायर्ड लाइफ को भरपूर उपयोग करे, जो पीछे का जो उनका संस्कार बना हुआ है, उस संस्कार को लेते हुए, चाहे किसी भी फील्ड के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे मैनेजमेंट के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे कुछ भी, वो करे। और करते करते उस फील्ड, अगर वो किसी एकेडमिक फील्ड किसी और लाइन का है, तो मेरा ये निवेदन है वो उसी लाइन के साथ प्राकृत में, इंडियन नॉलेज सिस्टम आजकल बहुत उसका हो रहा है, तो प्राकृत का उसी सब्जेक्ट, मान लीजिए साइंस में है तो आगम भी पढ़े, हमारे आचार्यों के द्वारा लिखित हुए जो प्राचीन ग्रंथ है उसको देखते हुए उसके साथ एक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो प्राकृत के बड़ा पंडित बन जाए, अभी पंडित मत बने। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसी सब्जेक्ट के साथ प्राकृत में ओरिजिन अनुवाद नहीं है, इसीलिए ओरिजिन पढ़ने के लिए आपको प्राकृत को सीखना है, एबीसीडी से सीखो। उसके बाद अपने हिसाब से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, उसको करो। लेकिन ऐसे लोग अगर उसके साथ जुड़ेंगे तो एक तो जिंदगी में वो तो प्रतिष्ठित लोग होंगे, हमारे लिए नौकरी चाहिए, हमारे लिए कोई इसके संसाधन चाहिए, इसके लिए उनको कोई चिंता भी नहीं है, और अपने समय का भी बहुत सुंदर उपयोग हो सकता है, प्राकृत के लिए सेवा कर सकते हैं। ये मेरा एक सुझाव है, ठीक है। और मान लीजिए मैं जो थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स लिखूं, अब मैं डायरेक्ट रिसर्च में आना चाहता हूँ। तो इसमें रिसर्च के जो पॉसिबिलिटीज क्या, देखिए, मूल रूप से हम जब कोई रिसर्च करते हैं और जो अध्ययन करते हैं, ऐसा ही थोड़ा सा मतलब ऐसे मन में लगता है, जो प्राकृत के हिसाब से काम करना है, तो इसे मोस्टली हम देखते हैं ये जैनोलॉजी फील्ड के, जैन शास्त्र के, जैन दर्शन के उनके ज्यादा प्रभाव रहता है, या जैन दर्शन के लिए उनके रुचि ज्यादा रहते हैं। हम प्राकृत के विद्वान तो बोलते हैं, जैन विद्वान, उसके साथ वो जैन विद्वान ही मूल रूप से होते हैं। देखिए, मेरा कोई ये नहीं है, इन जो मेरा ऑब्जर्वेशन आप देखिए, तो उसमें जैन विद्वान उनके साथ, जैनिज्म के साथ उनके प्राकृत है, ये पहली बात। चलो, उसमें भी अगर ऐसे 80% 90% व्यक्ति हो गए, उसमें जो 20% 10% व्यक्ति है प्राकृत के नाम से, वो फिर प्राकृत लिटरेचर में जाते हैं। उसका भी 90% है प्राकृत लिटरेचर का उनका इंक्लाइनेशन रहा। रही बात है प्राकृत भाषा, भाषा का मतलब है आपको ग्रामर, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स, इसमें बहुत कम हो रहा है। तो मेरा इस मंच से मेरा सबके प्रति आग्रह है, आपको जर्नलिज्म तो पढ़ना ही है, बिना प्राकृत से पढ़ेंगे कैसे। तो प्राकृत को उसी ढंग से पढ़ना चाहिए जिस ढंग से आपको जैनिज्म के जो ग्रंथ, मूल ग्रंथ जो है उसी ढंग से पढ़ पाए। हाँ, जरूर जैनिज्म के बहुत से दार्शनिक ग्रंथ जो है संस्कृत में लिखी हुई है, इसलिए संस्कृत हमें जानना ही है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्राकृत जो हम
पढ़ेंगे इसमें। संस्कृत के जब विद्वान होते हैं ना, देखिए मैं एकदम पिन पॉइंट पे आ रहा हूँ। संस्कृत के जो विद्वान होते हैं उसमें हम सीधे रूप से हम देखते हैं, चलो इनका स्पेशलाइजेशन किस में है, नहीं इसमें इनके स्पेशलाइजेशन उनके फिलोसॉफी में। फिलोसॉफी में किस में है, तो ये न्याय के विद्वान है, ये वेदांत के है, ये मीमांसा के है, सांख्य के है, योग के है, ऐसे करते करते हम बोलते हैं, ठीक है ना। वो गया उनके दर्शन, दर्शन में भी भाग है। जो न्याय के वैशेषिक के ये विद्वान है उसमें भी भाग है। अब इसमें जो है उसके बाद आया है, नहीं ये तो संस्कृत लिटरेचर के व्यक्ति है, तो लिटरेचर में भी कई भाग हैं। उसके बाद मान लीजिए ये कहेंगे नहीं इनके तो आयुर्वेद का है, ये तो ज्योतिष का है, देखो कितना भाग हो रहा है संस्कृत के दृष्टि से, ठीक है। उसके बाद आएगा नहीं ये तो संस्कृत व्याकरण के है, ये लिंग्विस्टिक्स के है, ऐसे बोलेंगे। जब संस्कृत की बात होती है ना तब देखेंगे सारे चीजों का अलग 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 कंपार्टमेंट हो चुका है, उसी में स्पेशलाइजेशन हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली आज भी हम प्राकृत के विद्वान के नाम बोले, उन्हीं से हम उम्मीद करेंगे। ये जैन दर्शन के भी उतने ही उनका मतलब गति होनी चाहिए, प्राकृत लिटरेचर में उतनी ही गति होनी चाहिए, और उनके व्याकरण में भाषा में उतनी ही गति होनी चाहिए। ये हमारे लिए एक विडंबना है। प्राकृत भी एक भाषा है, उसी भाषा में दर्शन है, उसी भाषा में लिटरेचर है, उसी भाषा में मतलब व्याकरण है, उसी भाषा में ज्योतिष है, उसी भाषा में ज्योतिर्विज्ञान है, उसी भाषा में मैथमेटिक्स है, उसी भाषा में आपको फलित और भी सब्जेक्ट्स है। लेकिन जब हम बोलते हैं वो प्राकृत के विद्वान है तो इसका मतलब है हम दिमाग में मान लेते हैं जो इन सभी के मास्टर होते हैं। तो हमारे भी इस प्रकार स्पेशलाइजेशन को डिमार्केशन कर, तब रिसर्च की बात हम आएगा, नहीं तो हम न्याय कर नहीं पाएंगे। अब मान लीजिए मैं प्राकृत के व्याकरण के आदमी है, उनको जैन कर्म सिद्धांत के बारे में उनको पंडित भी होना है, उनको गुणस्थान भी उसी ढंग से समझाना है जैसे उनको व्याकरण में समझता है समझाता है। और मान लीजिए आपके प्राकृत लिटरेचर के वो व्यक्ति है जो उनके छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र और लिटरेचर का जो है उनको फिर उनको गुणस्थान समझाना है, उनको तत्व विद्या समझाना है। तो हम ऐसा दिमाग में है, वो तो प्राकृत के विद्वान, इसका मतलब उनको सब पता है। ये एक दृष्टि से अच्छा भी है, मैं इसको सारे दृष्टि से बुरा नहीं मानता। आपके इस एक्सपेक्टेशन को, समाज की इस एक्सपेक्टेशन को हमें पूरा करने का प्रयास करना है। पूरा कोई तो हो सकता है आप सब में मास्टरी नहीं हो सकते, लेकिन आप ऐसा नहीं है जो सबसे अछूत हो गए। मैं इसको एक दृष्टि से पॉजिटिव मानता हूँ, समाज जो भी सोचे, लेकिन आपका फील्ड तय होना चाहिए, किस फील्ड में आप आगे बढ़े। इसमें मान लीजिए कोई रिसर्च में करते हैं जो लिटरेचर पे करते हैं, कोई फिलोसफी का करता है, कोई लैंग्वेज का करता है, तो उसमें उनको ये ध्यान रखना है जो हमारे जो हिस्टोरिसिटी जो है, हिस्टोरिकली जो क्रोनोलॉजिकली जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट को रिसर्च के दृष्टि से हमेशा, और केवल मान लीजिए अमुक ग्रंथ का विश्लेषणात्मक अध्ययन, अमुक ग्रंथ का समालोचनात्मक अध्ययन, क्रिटिकल स्टडी, ये होने दीजिए। इतना उसके ऊपर बहुत ज्यादा अपने आप को कंसंट्रेट नहीं करना है। मैं जिस चीज के ऊपर ज्यादा जोर देता हूँ वो मैनस्क्रिप्ट एडिटिंग के बारे में, और उसी में मान लीजिए जो जितने भंडार है उस भंडारों में ऐसे बहुत बहुत हजारों हजारों मैनस्क्रिप्ट है, ना जाने उसके अंदर में क्या निधि उसमें गुप्त रूप से रखा गया है, और उसको अगर हम समाज के सामने लाए तो ना जाने समाज के लिए कितना हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें ध्यान देना है। मैं इसीलिए जो रिसर्च पॉसिबिलिटीज के बाद मैं करूँगा, इसमें मेरा निवेदन रहेगा जो जितने हमारे विद्वान है जो इस फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, वो मैनस्क्रिप्ट एडिटिंग का काम अच्छे ढंग से करें। ये बहुत 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 कठिन बात है। It is not an easy task. Whenever you are going to edit any manuscript, how many facets you have to be very much master over the subjects. First, the script. Second, the language. Third, the subject. Fourth, the historicity. ये चार तत्व जब तक आपके पास नहीं, कम से कम चार, और भी ब्रांच हो सकता है, ये चार तत्व आपके पास है नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए फर्स्ट अगर लिपि को जानना है तो लिपि आज की जो देवनागरी लिपि है उसके पुरानी देवनागरी लिपि या और कोई रीजनल लिपि है, जैसे साउथ में भी कन्नड़ लिपि में है, इधर बंगाल में भी बंगाल लिपि में भी है पुराने जो है,
तो आपको लिपि का ज्ञान होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये सब्जेक्ट है प्राकृत में लिखे हुए, प्राकृत में विषय, प्राकृत के लैंग्वेज में लिखे हुए, तो प्राकृत को जानना है। इसका मतलब है प्राकृत लैंग्वेज को जानो अच्छे ढंग से। लैंग्वेज को जानो का मतलब है आपको ग्रामेटिकल और लिंग्विस्टिक स्टडी both you have to be very much careful on that, on the subjects, the grammar and the linguistics, the philological study of that particular। तो आपको ग्रामर के साथ साथ उसको जानना पड़ेगा। बी वेरी सीरियस। हाँ, हम कुछ ऐसा कुछ प्राकृत का कोर्स कर लिया है तो ये हम कुछ कर सकते हैं, इसको टिल नाउ माइल्स टू गो, ठीक है ना। आपको बहुत जो आप जितना आप चलेंगे उतना ही आपको देखना पड़ेगा। तो क्या मेरा साउंड आ रहा है, क्या इसमें कट दिखाई रहा है? अगर कोई रिस्पॉन्स करे। Clear, sir, clear. ओके ओके। तो इसके लिए मैनस्क्रिप्ट एडिक्स थर्ड जो है, इसके जो है विषय, सब्जेक्ट मैटर। मान लीजिए आप लिटरेचर के व्यक्ति हो, लिटरेचर के बारे में पढ़े हो, और यह अगर आप दर्शन का कोई मैनस्क्रिप्ट आपके पास आ गया है तो कर नहीं पाएंगे। आप ग्रामर के हैं, लैंग्वेज का है, आपके पास कोई लिटरेचर कोई मैनस्क्रिप्ट आपको करना पड़े तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात है, तो मैनस्क्रिप्ट एडिटिंग आपको करना पड़ेगा। मैनस्क्रिप्ट एडिट का काम अगर करेंगे, इसका मतलब है उस सब्जेक्ट में आपको प्रावीण्य जो है ये ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। उस प्रकार से आप अपने आप को तैयार करेंगे तो उसी हिसाब से आपका मैनस्क्रिप्ट एडिटिंग का काम कर सकते हैं। और मैनस्क्रिप्ट एडिट करते हुए आप दुनिया के साथ जो पहले कभी नहीं उसके बारे में किसी को पता नहीं था, उस चीज को आप दुनिया के साथ आप प्राप्त। तो इसीलिए बहुत से हमारे आचार्यगण, हमारे बहुत से विद्वानगण मैनस्क्रिप्ट का एडिट किया है। पुण्य विजय जी का जो इसमें बहुत योगदान रहा है। अच्छा, ये मॉडर्न डेज में जो हमारे गुरु जी प्रोफेसर सत्यरंजन बनर्जी साहब कहते थे, जो ये डॉक्टर हीरालाल जैन और प्रोफेसर एन उपाध्याय, ये दो विद्वानों के नाम ज्यादा लेते थे, लेकिन बहुत से है मूल रूप से उन दोनों का नाम ज्यादा लेते थे। तो इन दोनों ने जो काम कर लिया है, अगर जैन परंपरा में कोई बोले जो मैं 300 साल जैनिज्म में कोई काम नहीं करना है तो भी जैनिज्म ठीक है, ये इन दोनों का उदाहरण ज्यादातर देते थे। लेकिन बाकी बहुत से विद्वानों का नाम वो लेते थे, लेकिन मुझे बहुत याद है इन दोनों को बहुत अलग ढंग से उनके एक श्रद्धा का भाव रहता था। तो इनकी जो एडिटेड जो काम है वो काम जैन सिर्फ जैन नहीं है, वो जो है पूरे जो है एकेडमिक वर्ल्ड को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। तो हमें ये इस बात को ध्यान में रखना है, उनके जो एडिटेड किताबें है, ग्रंथ है, इस ग्रंथ को भी हमें देखना है। और वही ग्रंथ को माने उपाध्याय जी या पंडित हीरालाल जी, इन लोगों ने जो काम किया है, और भी बहुत लोग, उनके केवल जो भूमिका जो है, इंट्रोडक्शन को हम देखें तो इंट्रोडक्शन से भी हमें बहुत कुछ, और इस काम के पीछे उनका क्या लगन रहा है, क्या अध्ययन रहा है, क्या अध्यवसाय रहा है, ये मिलता है। मैं सभी की बात को कर रहा हूँ, तो ये काम हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और जिस दिन आप एक मैनस्क्रिप्ट को अच्छे ढंग से ऑनेस्टली एडिट करने के आपका ताकत आए, आपके आपके रुचि के अनुसार करके करने के ताकत आ जाएगा, तो आप तब तक उस फील्ड में, प्राकृतिक के फील्ड में रियली एक रिमार्केबल स्थान आपको प्राप्त करेंगे, ये मुझे विश्वास है। तो इसीलिए मेरा जो आज के जो विद्वान है, उपविद्वान है, जो इसमें काम करना चाहते हैं, मेरा उन लोगों के लिए सुझाव है जो चाहे बहुत बड़ा मैनस्क्रिप्ट नहीं, छोटा मैनस्क्रिप्ट भी हो, उसमें आप काम करते रहे। उसमें आपको धीरे धीरे सारे चीजों को पता करना ही पड़ेगा, उसमें आपको प्रावीण्य आप लाभ करेंगे। तो इस विषय में जो मैं आपको कहना था, थोड़ा बहुत ऐसे मैनस्क्रिप्ट एडिटिंग की बात मैंने कहा। और आज भी जो हम कुछ एडिटेड टेक्स्ट को देखते हैं, उसमें भी वेरिएंस रीडिंग्स को हम देखते हैं, कौन से रीडिंग्स को लिया जाए, कौन से रीडिंग्स को, उसको जैसा मान लीजिए आप
भगवती आराधना की बात करें तो भगवती आराधना में आप देखेंगे, मूल टेक्स्ट में देखेंगे उनकी जो टीका है, वो टीका हमें हेल्प करता है जो मूल अर्थ के साथ कैसे कैसे हम चल सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए आगम के ग्रंथ में भी देखेंगे कई कई जगह से वो प्रकाशित हुए और उसमें वेरिएंट रीडिंग्स भी उनमें दिया हुआ है। उस रीडिंग से भी पता चलेगा कभी कभी उसको कौन से रीडिंग जो है इस अर्थ के लिए वो फिट बैठता है। तो वह बहुत ऑनेस्टली हमें उस विषय को काम करना है और प्राकृत के लिए हम बहुत कुछ उसमें हमारा अवदान रख सकते हैं। मैं फिलहाल जो है इस विषय में अपनी जो बात जो है मैं विराम देना चाहता हूँ। अगर इस विषय में चर्चा में और कोई साथी इसमें भाग लेंगे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा कि मैं अपने ज्ञान को भी और कुछ कर सकूं। तो अभी तक जो है मैं इस विषय तक रख के अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ और मुझे आशा है तो और मैं पुनः जो है इस मंच से हम ऐसे बात रखने के लिए हमें ऐसे मौका दिया गया, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजर को चुनाव मैं अपने हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो अभी पार्टिसिपेंट्स जो I am very sorry that because there are so many participants may not be they are comfortable in English. Sometimes I spoke in English, sometimes mostly in Hindi. So I am sure that you have understood my whole of the matter. I am very much grateful to you and I will interview you all. Thank you very much. So sir has given an overview on the Prakrit language and its connectivity with the Sanskrit. What exactly in ancient time would be the situation? That could be the Sanskrit and Prakrit could be people using together. It's not the condition that people were not knowing Sanskrit and then they were doing conversation with each other. So that connectivity sir has given to us. After that, sir has explained about the connection of Prakrit with the modern languages, how modern languages evolved from the Prakrit. And we could say, many times it is being said that Sanskrit is the mother of all the Indian modern languages. But when we when we go to learn Prakrit, then we understand that how many words are evolved from the Prakrit in the modern languages, in Hindi, in English, and in Hindi, Marathi, Gujarati, everywhere you will see that all the Prakrit Deshi words are you could find. Then later on, sir explained on the research possibilities, where sir has very well mentioned about the work on the manuscripts editions. So we could work on that, and it's a really good suggestion from the sir that how sir has given this very good suggestion that we could work on the manuscripts. And when we go into the study of all the manuscripts or literature, when we read literature, then we understand that those all literatures are not even translated. So there are a lot of work, translation works, edition works. So those all pending works we can do, because in Sanskrit we could see that there are a lot of work has done. Again and again people have researched in the epics of the Sanskrit, but in Prakrit so many work is left, because now all the scholars are working. And as I mentioned sir, that Upadhyay sir, he had done good work. Then Satyendra Banerjee sir has given a good contribution in the Prakrit, and we know that even sir is in front of us. Bhattacharya sir, he himself has given a lot more contribution in the Prakrit studies. So it is a very good suggestion, and we could also contribute after learning Prakrit. So what is the main focus of learning Prakrit? And one more point I would say here that, sir, it was very necessary to understand when we are learning one language. So we are not just learning, means we are not whole things. As you mentioned that there could be some compartments, or there could be some separate specializations of the one thing. So we can be a specialized in one thing and could move forward. So it was very great insight from sir, and I'm so grateful to sir to joining today for this Shrutta Panchami Prakrit Bhasha Divas, because sir was so engrossed with the many
personal things, and he was traveling, and he suddenly immediately he joined us, and I'm so grateful, so thankful to sir for giving such a great insight to us. So I'm thankful to you from Dharma Studies, KJ Somaya Institute of Dharma Studies and Center for Studies in Jainism. Thank you so much, sir. This is- Anyone want to ask any questions with sir? So you can Yes. proceed. Yes. Yes. My name is Joy. I am from Kolkata. Hello, am I audible? Yes, you are audible. So, although I don't know how relevant the question is because I'm not a expert in IKS or anything related, but I, as a hobby, I try to learn about the Indian ancient languages, including Sanskrit. So, from a very lay person point of view, like whenever we have heard about Prakrit, तो हमें एक साथ एक लाइन में बोल दिया था कि प्राकृत एंड पाली. Whenever we read about the kind of Jainism, Buddhism, so when we encounter these two words, Prakrit and Pali, and beyond that we know nothing about this. I mean, as a lay person, we know nothing about these languages. So for a lay person like me who wants to start learning this language from beginner level, are there any resources? Thank you. Okay, thank you very much for your question. Yes, there are some programs organized by many institutions nowadays. It's now popular. Many institutions in India. Suppose some of the programs are Maya also organize from time to time some programs, and also the DL Institute of Indology, Jain Vishwabharati Institute, Parshvanath Vidyapeeth in South India also. But you have to be alert that, or you have to be very much connected with that WhatsApp group of like-minded people, and you will find some opportunities. And yes, these are going on thanks to those institutions. They are giving us the opportunity to learn Prakrit from the very basic primary level. So it will be helpful for you. So are there also any online courses from Vishwabharati? Yes. Vishwabharati means Jain Vishwabharati. They organize sometimes, not always, but anyway. But there are some institutions, suppose Parshvanath Vidyapeeth also. They and Somaya also sometimes they organize that both in hybrid mode. So it will be helpful for you. So keep in touch with those institutions, and you will learn if other institutions are doing courses also. Okay, thank you so much. So any other participant want to interact with the sir with some queries? You can. सर मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता था कि छांदस जो भाषा, छांदस भाषा को लेकर भी कुछ बातें होती है, वैदिक भाषा कहलाती है छांदस, उसमें भी प्राकृत के तत्व मिलते हैं. तो वो एक्चुअल उसको हम क्या कहेंगे, संस्कृत कहेंगे, प्राकृत कहेंगे, या वो अलग कुछ ऐसा कुछ है? ये जो हम जिसको वैदिक भाषा बोलते हैं ना, ये पाणिनि के व्याकरण में हमें दो शब्द मिला है, एक भाषा शब्द, एक छांदस. तो छांदस जो है वैदिक है. अगर भाषा शब्द को हम संस्कृत रूप से हम स्वीकार करते हैं, लेकिन पाणिनि ने संस्कृत भाषा को संस्कृत नहीं कहा है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है ना. तो he has used only two languages, that is bhasha. Bhasha means language, and the chandas, that is the Vedic language. So when we say, हम जब बोलते हैं जो संस्कृत भाषा, that संस्कृत भाषा in general term, अगर वह कालिदास, भवभूति इनके संस्कृत की बात हम करें और उधर वेद की भाषा, द लैंग्वेज, उसमें बहुत बहुत अंतर दोनों भाषा. तो एक डेवलपमेंट का जैसा स्टेज बताया जाता है, जो वो है वेद का, जैसा ऋग्वेद और चारों वेद की बात कहते हैं. उसके बाद ब्राह्मण का युग है, उसके बाद आरण्यक का युग है, उसके बाद जो है उपनिषद का युग. अब उपनिषद जो है ये क्लासिकल और जो वैदिक लैंग्वेज का, इसका एक सेतु के रूप से उसको माना जाता है. तो उसे बहुत से रूप मानता है. जैसा मान लीजिए
आपको प्राकृत में एक आर्द्र शब्द का उल्लंग या अल्लंग ऐसा बनता है, आर्द्र। ये द्र की जगह पर जो ल बना हुआ है, ये हेमचंद्र प्राकृत व्याकरण में देयर इज वन सूत्र दैट इज उदोदवार्द्रे, एंड दैट सूत्र जस्ट टीचेस अस that in case of the ardra, the conjunct consonant draw becoming la. That is also available in Upanishad. Just Bhadra Shabda, Bhadra is Bhalla, and Bhalla is developed in Bengali language as Bhala. So Bhala and Bhadra is the, so there are some sources you find from that classical language, Prakrit, and up to the Veda. There is very much close connectivity between the languages. So Sanskrit is totally different in that sense. You cannot say that that the Sanskrit of Kalidasa, Bhavabhuti, etc. is the origin of Prakrit. Never, it is not at all. So छांदस जब वेद की बात है तो उसमें प्राकृत के साथ साथ ही उसका जो है समानता, उसके प्रयोग की समानता उसमें देखा गया। और इंटरेस्टिंगली दैट मैं बात को करूंगा, जो संस्कृत को संस्कृत बोला गया है कब? संस्कृत को बोला गया है रामायण में, सुंदरकांड में। वहाँ बोला गया है जब हनुमान जब अशोक वाटिका में गए और वहाँ अशोक वृक्ष के ऊपर वो बैठे हुए हैं और नीचे सीता माता है, तो उनको लगा मैं इनको किस भाषा में बात करूं। वही जो है मानुषी भाषा और संस्कृत भाषा, संस्कृत शब्द दोनों का उल्लेख हुआ। अहं ह्यति तनुश्चैव वानरस्य विशेषतः वाचं चोद हरिष्यामि मानुषीं इह संस्कृतम् यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतम् रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। अब दोनों लैंग्वेज के जो है सोर्स उसमें, और संस्कृत को संस्कृत कहा गया है पहले बार वो रामायण में मिला है, उससे पहले संस्कृत को संस्कृत भाषा कहा ही नहीं गया। तो इसमें हमें कुछ कंफ्यूजन को भी हमें क्लियर करना है, जो संस्कृत कौन से संस्कृत है, कब की संस्कृत है, किसने कहा है पहले, तो इस बात को भी हमें जानना पड़ेगा। ठीक है? Yes, sir. Thank you. Anyone want to ask any query about Prakrit and its literature? Okay, so sir, really, sir, your words have truly inspired us to engage more seriously with Prakrit studies, both as scholars and seekers of ancient wisdom. सर मुझे याद आता है कि जैसे हम हिंदी में क ख ग पहली बार सीखते हैं स्कूल में, तो हमने आपसे जो सीखा है प्राकृत में प्रवेश जो हुआ, वो सबसे पहला सूत्र ऐसा ही कुछ था, क ग च ज ट ड प य व प्रायर लुक। तो सबसे पहला सूत्र आपके द्वारा सीखा मैंने, ये जो सूत्र सीखा वो मतलब अभी तक सोते समय भी कोई पूछ ले तो बता दें, ऐसा है। और वहां से जो शुरुआत हुई प्राकृत को जानने समझने की, और जो इंटरेस्ट जगा वो आज जब BLI में आपके साथ जब हमने वर्कशॉप की और भी लोगों ने की, तो उसी दौरान प्राकृत में बहुत डीपली और लिंग्विस्टिकली जानने का इसको और अच्छे से मौका मिला, इंटरेस्ट जगा। और आज हम सोचा नहीं था, लेकिन आज हम उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो आपका आशीर्वाद ही है। और आपके आशीर्वाद, विद योर ब्लेसिंग्स, आई एम ऑल्सो पब्लिशिंग प्राकृत टाइम्स इंटरनेशनल न्यूज़लेटर टू प्रमोट प्राकृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर ग्लोबली। और सर आपने आपकी बात को कोट करते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि प्राकृत की जब हम बात करते हैं, जब प्राकृत भाषा दिवस की बात, जब शुद्ध पंचमी की बात करते हैं, तो वहाँ पे जैन आगमों की बात आती है, क्योंकि प्रथम रूप से जब षटखंड आगम ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ। लेकिन जब हम प्राकृत भाषा दिवस के जब हम बारे में बात करते हैं, तो उसमें वो भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जिसमें महाकाव्य भी आता है, खंड काव्य भी आता है, चरित्र काव्य भी आता है, चंपू काव्य, मुक्तक काव्य और सट्टक, ये जितनी भी अलग अलग जो प्राकृत की अलग अलग भाषाओं में उसके वेरिएशन टाइप्स में, महाराष्ट्रीय प्राकृत, अर्धमागधी, शौरसेनी, ये सारी चीजें आती हैं। तो जब हम प्राकृत भाषा दिवस की बात करते हैं, तो सिर्फ मात्र जैन आगमों की बात नहीं करते हैं, वहाँ पे संपूर्ण जो प्राकृत लिटरेचर है, चाहे वो आगम ट्रेडिशन से हो चाहे नॉन आगमिक हो, दोनों की ही बात की जाती है, क्योंकि यहाँ हम भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, ना कि पर्टिकुलर किसी एक ट्रेडिशन को। हाँ, और दूसरी बात सर, आपने जो एक बहुत अच्छी बात बोली इसमें, कि हमें भले हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं,
लेकिन हम अगर प्राकृत भाषा के प्रति हमारी एक रुचि है तो उसको अलग से सीखना चाहिए। और कैसे सीखना चाहिए, हमें कभी कभी ये भी लगता है जैसे हम, और इसको मैं बहुत सरल भाषा में अगर बताऊं उसको, तो जैसे हम लोग जब हम लोग समर वेकेशंस होता है तो हम लोग भाषाएं सीखते हैं, हम लोग जर्मन सीखते हैं, हम लोग चाइनीज सीखते हैं, हम लोग फ्रेंच सीखते हैं। उसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, कोर्स सीखने के लिए कहीं कहीं कहाँ कहाँ एडमिशन्स लेते हैं। और ये भाषाएं कितनी भी कठिन क्यों ना हो, फिर भी हम बड़े ही मनोयोग से इसे सीखने में तत्पर रहते हैं, और इसमें हम बोलचाल की भाषा उसको बनाने की कोशिश करते हैं। फिर प्राकृत भाषा के प्रति इतनी उदासीनता क्यों रहती है? अब अगर आप कई विदेशी भाषा सीख सकते हैं तो प्राकृत भी सहज सीख सकते हैं। इवन प्राकृत और सरल है इन विदेशी भाषाओं से। तो आज बहुत सारे ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं, विदेशों में हैं, भारत में हैं, जो विद्यार्थियों को प्राकृत के जो प्रिलिमिनरी या एडवांस कोर्स कराते हैं। चाहे वो सोमैया यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो देश में जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान वहाँ पर भी है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वहाँ पर भी, हम जैन विश्व भारती अपने आप में वो है। नाम लेने के लिए बहुत सारी जगह हैं, बस आपके मन में सीखने की ललक होनी चाहिए। मैंने अभी इसमें मैसेज में पढ़ा, श्रुत रत्नाकर जो अहमदाबाद में है, वहाँ पर भी कोर्स चलाया जाता है सर्टिफिकेट का। हम जो वर्धमान इंस्टीट्यूट है पुणे में, वहाँ पर भी चलाया जाता है। तो साधन बहुत हैं, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए उसको सीखने के लिए। इसको जॉब ओरिएंटेड ना सोच के, इसको एक भाषा और इसमें एक आप उसको उसमें पारंगत हो ये सोचकर अगर हम प्राकृत को सीखेंगे तो हम बहुत आगे जा सकेंगे, और इस भाषा को जितना हम अपनी ओर से योगदान से सबसे अच्छा सर उदाहरण मुझे इसमें ये लगता है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो सबसे अच्छा उदाहरण मुझे इसके अंतर्गत मुझे ये नजर आता है, जो हिब्रू भाषा। अगर हम हिब्रू 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 इज अ वेरी Hebrew was not spoken language from for 2000 years, and the Hebrew language was today Hebrew is a thriving language and the official language of Israel. So millions of people around the world use it to express their thoughts as well as in literature. So this would have seemed almost impossible less than 150 years ago, when it was believed that this language only existed in ancient religious texts. So just like that, we have to unlock Prakrit's potential to enrich our cultural heritage and inspires new generations. So together we can revitalize this precious language and ensure its continued relevance. So सर, ये बहुत ही अच्छा आपने सुझाव दिया सभी को, जितने भी लोग जुड़े हैं। इसमें देखिए भी कोई लिख रहा है फ्रेंच लैंग्वेज इज क्वाइट सिमिलर टू प्राकृत। तो हम विदेशी भाषाओं के साथ साथ, उसको मना नहीं कर रहे, उनके साथ साथ यदि हम प्राकृत में भी अपनी रुचि जगाएंगे तो हम इसको और आगे ले जा सकते हैं। और जब से एक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज ओपन हुई हैं इसके लिए। तो हम सबको क्योंकि सर के सानिध्य में ही स्टार्ट किया था, और आज बहुत हम मतलब सर के बहुत आभारी हैं, उन्होंने समय दिया। और हमारा सौभाग्य भी है कि सर हमारे साथ जुड़े इसको तो इसलिए मैं और कुछ तो नहीं, बस आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत टाइम बाद। और आप एक अभी बहुत इमरजेंसी केस में सर हैं, फिर भी उन्होंने अपना समय यहाँ पर दिया, उसके लिए मैं बहुत, और जल्दी वो चीज़ भी ठीक हो जाएगी। तो पिनल आगे के लिए आप करें, प्लीज प्रोसीड करें। आई थिंक अंजू जी को कुछ क्वेश्चन है, सो कैन वी टेक हर क्वेश्चन इफ टाइम परमिट? हाँ हाँ श्योर, अंजू जी। सर मैं आपने जैसे अभी श्रुत रत्नाकर का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज चल रहे हैं, आई नो, मैंने किया भी है, बट उसके बाद हम लोगों को और आगे पढ़ना है और सीखना है, तो उसके लिए क्या है ऑप्शंस हमारे पास एज अ हाउसवाइफ? आपने वहाँ से डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स किया है? हाँ जी, मैंने श्रुत रत्नाकर का और BLI से भी किया है। हाँ, तो आप MA के लिए प्रोसीड कर सर भी सजेशन दे सकते हैं। हम तो अपने इंस्टीट्यूट का ही प्रमोशन करेंगे वैसे तो कि हमारे यहाँ MA इन जेनोलॉजी एंड प्राकृत होता है, क्योंकि आप डिप्लोमा कर चुके हैं, क्योंकि हमारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होता है कोर्स इन जेनोलॉजी एंड प्राकृत बोथ। और ये मुंबई में एकमात्र हमारा संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर
ये विषय और प्रॉपर जो हम एमए में जो आगम पढ़ाते हैं प्रॉपर ओरिजिनल आगमों से ही पढ़ाते हैं। कोई सेकेंडरी सोर्स हम लोग यूज़ नहीं करते, वो कमेंट्रीज हम लोग उसके लिए तो हम ओरिजिनल प्राकृत आगमों से ही वो सारी बात वो सारे विषय पढ़ाते हैं। तो ये अपने आप में यहाँ की एक यूनिक और ख़ास बात है, मुंबई में अकेला एकमात्र है। बाकी सर भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं। मेरा केवल इतना ही कहना है, क्योंकि ये एक जर्नी है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप कहीं भी सीखे उसको आप पर्याप्त ना माने। जहाँ जहाँ भी आपको मान लीजिए ऑनलाइन में हो, क्योंकि आप हाउसवाइफ है, और वो आप वो भी आप उसको सीखे, वहां से भी सीखे। क्योंकि वो क्या होगा, जितने रिपीटेशन जितना होगा उतना ही आपके दिमाग में वो भाषा आपको और पक्का बन जाएगा। इसीलिए किसी संस्था से जुड़ने के बावजूद भी अगर ऑनलाइन में और किसी जगह में आपको ऐसे मौका मिल रहा है, वो लाभ लेना चाहिए, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना ही पक्का बन जाएंगे। मेरा तो यही सुझाव है। सर मैं यही पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि जो जितना भी हम लोग मतलब 2 साल से पढ़ रही हूँ मैं, 2-2.5 साल हो गए मुझे, वही सर्टिफिकेट कोर्स, वही विभक्ति और वही सब शब्द रूप वही सब पढ़ा रहे हैं जस्ट। तो उसके आगे और पढ़ाने के लिए कोर्सेज होते हैं, उसके बाद सीधा फिर एमए आता है। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है बैचलर की तो आप एमए तो कर ही नहीं सकते हैं, तो उस से पढ़ें तो आप। बात, हमारे यहाँ का जो एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम अभी भी है, मास्टर्स करने के लिए उससे पहले बैचलर्स होना ये तो आवश्यक है। तो मेरे ख्याल से ऐसा है, आप ऐसे ये डिस्टेंस एजुकेशन में ऑनलाइन में बैचलर्स का भी कुछ प्रोग्राम होता है, तो आप कर लीजिए, उसमें फिर मास्टर्स कर लीजिए। आपने बैचलर्स किया हुआ है? तो कंप्लीट नहीं है। अब तो कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपके और ओपन हो जाएंगे रास्ते। सर बात डिग्री की नहीं है, बात तो ये है कि आपको प्राकृत ज्यादा से ज्यादा सीखना है। One more thing I would like to suggest, Anju ji. बहुत जगह पे वर्कशॉप्स होते हैं, इवन वी कंडक्ट सम वर्कशॉप्स फॉर 5 days फॉर 1 week वेयर वी रीड, हम टेक्स्ट रीड करते हैं, जिसमें एक्चुअल में प्राकृत के टेक्स्ट जो है उसको लेके हम उसको पढ़ाते हैं और उसको स्टूडेंट्स भी रीड करते हैं। तो जो भी आपने ग्रामर सीखा है ना, वो लिटरेचर से आप पढ़ेंगे तो उसको अप्लाई करते हैं। सो एप्लीकेशन पार्ट वहां पे आता है। तो जब भी ऐसे कुछ वर्कशॉप्स होते हैं ना, यू कैन कनेक्ट विद दैट। तो हमारे से भी हम ऑफन वी डू वर्कशॉप्स। तो हमारा अभी एक हमें ग्रांट मिली थी, उसके अंडर भी हमने तीनों लैंग्वेजेस में, संस्कृत, प्राकृत और पाली, तीनों लैंग्वेजेस में हमने और बुद्धिस्ट हाइब्रिड ये भी ऐड किया हुआ था। तो हमने ऐसे वर्कशॉप की थी। रिसेंटली अभी हमने एक वर्कशॉप की जिसमें हमने वसुदेव हिंदी रीड किया, तो जिसमें ये हमारे स्टूडेंट्स आज भी जुड़े हुए हैं, वो भी पार्टिसिपेटेड थे। तो यू कैन ज्वाइन दोज वर्कशॉप्स, बट बेस्ट थिंग कि आप अपना बैचलर कंप्लीट करके मास्टर्स करिएगा। ओके, ठीक है। थैंक यू अंजू जी फॉर योर क्वेश्चन। आई थिंक बहुत लोगों को ऐसी क्वेरीज होती है, तो it was insightful for everyone, and I'll also thank Reshma ma'am and Aryan sir so for beautifully summarizing. सर ने जो लगभग 45 मिनट से ज्यादा भी हमें जो समझाया है उसको सर ने और मैम ने बहुत अच्छी तरह से समराइज और कंक्लूड किया हमारे सबके लिए। And I will also thank from my heart to Bhattacharya sir for making this celebration so insightful and a great learning experience for all of us. And now that we are moving to the close to the end of this event, before we conclude, let's see what Ms. Megha ji, one of our students, has to say on Prakrit. So we'll see what she has shared her thoughts over it, and post that we have a very beautiful conclusion to this event. So we all will wait for that. May I request for playing that video, please? આપણો નમસ્કાર મહામંત્ર એ સર્વ જીવોને સુખી થવા માટે એક અમોઘ મંત્ર છે. એ પણ પ્રાકૃત ભાષામાં જ રચેલાય છે આપણા ગંધર્વ ભગવંતોથી. અર્ધમાગધી પ્રાકૃતમાં ન ણ બંને સહી હોય છે, પણ મહારાષ્ટ્ર પ્રાકૃતમાં ની જગ્યાએ ણ જ વપરાય છે. તો ઘણા બધાને શંકા થાય છે શું સહી અને શું નહીં. તો આપણે નમસ્કાર મહામંત્રને નમો અરિહંતાણમ એમ બોલી છે,
અને નમો અરિહંતાણમ એમ પણ બોલી શકાય છે, કારણ કે અર્ધમાગધીમાં આપેલી ભાષા એ બંનેને સહમતિ આપે છે. ये डाउट बहुत सारे लोगों को होता है कि हम नमो अरिहंताणम बोले या नमो बोले, तो मेघा जी ने बहुत अच्छे से हमें बताया कि इट्स अल्टीमेटली द सेम. एंड last but not the least, let's have some melodious closure to our special event with soulful rendition from our student Priya ji, Priya Bhani, who is again our certificate course student, who is going to present a melodious song in Prakrit. So I'll request Priya ji to unmute herself and sing the song for all of us. Hi, I'll be singing the Prakrit version of Bhati Mein Bharatam. So I'll start. Bharaham, 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 Bhaire, Bharaham, Bhaire, Bharaham, Bhaire, Bharaham, Bhuyale, Bhaire, Rayaram, Bharaham, Bhaire, Bharaham, Bhaire, Bharaham, Bhuyale, Bhaire, Rayam, Bharaham, Manava Maniyam Danava Bahiyam Nijjararahiyam Sajjana Sahiyam Manava Maniyam Danava Bahiyam Nijjararahiyam Sajjana Sahiyam Pandayehi Pujiyam Pakhihi Kujiyam Pandayehi Pujiyam Pakhihi Kujiyam Bhuyale Bhayane Nayam Bharaham Bhuyale Bhayane Nayam Bharaham Jassa Sarissa Sarissa Sohanava Jassa Sansarya Sansarya Gahanava Jassa Sarissa Sarissa Sohanava Jassa Sansarya Sansarya Gahanava Romahasonunam Jayam Vasayam Bhuyale Bhaitamamyam Bharam Bhayane Bharaham Bhayane Bharaham Bhuyale Bhayane Rayam Bharaham. Thank you. I hope I hope my singing was not at least bearable and didn't hurt too many ears. And thank you, Reshma ma'am, for helping me with the translation, and even bigger thank you for encouraging me to sing. Yes. This song is originally written in Sanskrit language by Padma Shri Padma Vibhushan Professor Ramakant Shukla Mahoday. Bhati Mein Bharatam. Okay. Thank you. Nice, Priya. Yes, very nice, Priya. And I think it was very motivating for all the other students and others who have joined that Prakrit is not very difficult. If you want to learn, you can definitely learn and you can sing also very well. So yeah, thank you. And I will thank all the participants for being part of this intellectually inspiring event, and Jai Jinendra to all, and may the wisdom of scripture continue to guide all of us, and we continue our journey of learning Prakrit and learning the scriptures and move ahead in our life spiritually and intellectually as well. Thank you all. Thank you. Thank you, everyone. Thank you for Okay. joining. Thank you for your time. हमारे यहाँ एडमिशन स्टार्ट है. जो भी इंटरेस्टेड हो वो हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, चाहे सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिप्लोमा हो, चाहे MA इन जेनोलॉजी इन प्राकृत हो. तो anyone can contact us. And thanks for active participation. आप लोग आगे भी जुड़े रहिए. Thank you very much. It's Thank you. very insightful. अल्पा जी भी जुड़े हैं. अल्पा जी, हाँ, ये अल्पा जी हमारे यहाँ के एलुमनाई हैं और ये मेडलिस्ट हैं MA इन जेनोलॉजी इन प्राकृत में.